देखो, नेशनल इनकम प्रैक्टिकली होता क्या है? नेशनल इनकम नाम से ही हम लोग को पता है कि हम लोग कंट्री का इनकम कैलकुलेट करेंगे, पूरे कंट्री का हम लोग इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे इनकम किस चीज से होता है? 4 चीज से हम लोग का इनकम आता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं? जो 4 जगह से हम लोगों का इनकम आता है। जैसे लैंड अगर हम लोग लेट आउट कर दे तो हम लोगों को रेंट मिलेगा। अगर हम लोग लेबर एम्प्लॉय कर दे तो उसको वेजेस मिलेगा। अगर हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट करें तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर बने, मतलब बिजनेसमैन बने, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह बोल रहा है कि हम लोग 4 जगह से इनकम करते हैं। पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रॉफिट, रेंट और वेजेस। ये 4 इनकम को प्लस करके हम लोग का नेशनल इनकम निकलता है। कंट्री में कोई ना कोई ये चारों इनकम को अर्न कर रहा है, तो उन चारों को हम लोग प्लस कर देंगे और बोलेंगे ये हम लोग के कंट्री का नेशनल इनकम है। अब ये ट्रांसफर पेमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? हम सिर्फ पहले वर्ड्स का मतलब समझा दे रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है जहां हम लोग कुछ करते हैं सामने वाले के लिए, पर सामने वाला हम लोग को कोई पेमेंट नहीं देता है। मतलब पेमेंट कब मिलना चाहिए? जब टू वे ट्रांजैक्शन होता है। मतलब लेबर हम लोग के लिए काम करता है और फिर बदले में हम लोग उसको वेजेस देते हैं। अगर कोई लैंड हम लोग को लेट आउट किया है तो हम लोग उसको बदले में रेंट देते हैं। तो कोई कुछ हम लोग को दिया है तो हम लोग उसको कुछ दिए हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट होता है जहां वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है। जैसे इसकी स्कॉलरशिप मिलना, हम लोग को गवर्नमेंट फ्री का स्कॉलरशिप दे देता है, हम लोग गवर्नमेंट को तो कुछ भी नहीं देते हैं। कंपनी से जब हम लोग को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है तो हम लोग तो फिर सर्विस नहीं देते हैं, पर वो हम लोग को पेंशन पैसा देता रहता है, पर हम लोग काम नहीं करते हैं। और होता है जब हम लोग को गिफ्ट मिलता है, हम लोग सामने वाले को कुछ नहीं करते हैं, सामने वाला मेरे को आके ऐसे ही गिफ्ट दे देता है। तो जहां पर वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है, वन साइडेड ही वर्क होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। जहां पे वन साइडेड ट्रांजैक्शन होता है, दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जन ही दूसरे जन के लिए कुछ कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वन साइडेड ट्रांसफर पेमेंट। तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? 2 तरीके का इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है कंट्री। अब 2 तरीके का कंट्री होता है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। क्लोज्ड क्या होता है? जहां इंडिया के अंदर ही बिजनेस होता है, मतलब विद इन इंडियन बाउंड्री। ये सब एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे इंडियन बाउंड्री के अंदर बिजनेस होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां पर नहीं होगा। ओपन इकोनॉमी होता है जहां पर अंदर भी बिजनेस हो प्लस बाहर भी बिजनेस हो, जहां पे हम लोगों का पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है। यहाँ सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस होता है, यहाँ पे हम लोग का बिजनेस पूरे वर्ल्ड के साथ होता है। तो डेफिनेटली हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है। हम लोग सिर्फ इंडिया के अंदर बिजनेस तो करते नहीं है, इंडिया के बाहर भी हम लोग का बिजनेस होता है। ये हम लोग को पता ही, हम लोग टॉप टू बॉटम सामान बाहर का यूज कर रहे हैं और बाहर भी अपना सामान भेज रहे हैं। तो हम लोगों का ओपन इकोनॉमी है, बट 2 तरीके का इकोनॉमी होता है। अब 2 वर्ड सुनने को मिलेगा, स्टॉक वेरिएबल, या फिर इसको शॉर्ट में सिर्फ स्टॉक कहते हैं, या फिर सुनने को मिलेगा फ्लो वेरिएबल, जिसको शॉर्ट में सिर्फ फ्लो भी कहते हैं। देखो, स्टॉक का मतलब होता है जो हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है या उसको एक बार बैठकर काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का कंट्री का पॉपुलेशन हम लोग काउंट कर सकते हैं। वो जब वोट के टाइम पे घर घर जाके सर्वे करता है कि आपके घर में कितना मेंबर है, वो पॉपुलेशन सर्वे करके निकाल लेता है कंट्री का पॉपुलेशन इतना है। पर पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है ये तो हर वक्त हो रहा है। जैसे तुम लोग को सिंपल लैंग्वेज में बताएं, एक रेस्टोरेंट में जब एक पंडाल पैंडल हॉपिंग होता है,
तो कितना आदमी अंदर घुसता जा रहा है ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है, काउंट करके लिखना पॉसिबल नहीं है लगातार। मतलब सोचो कि हम शाम के 6 बजे खड़े हो गए और काउंट कर रहे हैं कि कितना जन पंडाल के अंदर घुस रहा है, तो ये लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये हम लोग कब कर सकते हैं? रात में जब और पैंडल हॉपिंग नहीं हो रहा है सोचो, तब हम लोग ये काउंट कर सकते हैं। या फिर मॉल में एक दिन में मॉल में लगातार कितने लोग घुस रहे हैं ये काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, कभी कोई निकल रहा है तो गिरता जाएगा। पर हम लोग रात में काउंट कर सकते हैं कि आज टोटल कितना लोग विजिट किया। तो ये हम लोग करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक दिन में बैठकर गिनते हैं या फिर एक वीक में बैठकर गिनते हैं, एक महीने में बैठकर गिनते हैं। मतलब एक टाइम चूज कर लेते हैं और उसमें बैठकर गिनते हैं। लगातार काउंट करना पॉसिबल नहीं है। पर स्टॉक वेरिएबल होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जैसे पॉपुलेशन काउंट करना। पॉपुलेशन हम लोग सोचो कि काउंट कर रहे हैं, तो ये तो सर्वे करता ही है लोग घर घर जाके। तो स्टॉक कहते हैं जो पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जो हम लोग एक बार में कर सकते हैं, विच इज पॉसिबल। और फ्लो होता है जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जिसको इस वक्त मतलब लगातार अभी बैठकर काउंट करना पॉसिबल नहीं है, दैट इज पीरियड। ये पीरियड में काउंट होता है। इसलिए हम एग्जाम्पल दिए हैं किसी का वेल्थ काउंट करना, तुम्हारे पास कितना पैसा है अभी वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। हर कंटिन्यूअसली तो बढ़ता नहीं जा रहा है ना, रफ्तार से तेजी से तो बढ़ता नहीं जा रहा है। तो वेल्थ हम लोग काउंट कर सकते हैं किसी का, पॉपुलेशन कंट्री का काउंट कर सकते हैं। पर नेशनल इनकम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम तो पूरे कंट्री का इनकम, किसी ना कोई तो इनकम करते ही जा रहा होगा। हम कैसे बैठ के अभी काउंट करने बैठ जाए? तो इस तरह, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी। फिर है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब होता है अपने कंट्री का टेरिटरी में रहकर। इकोनॉमी मतलब अपना कंट्री, टेरिटरी मतलब बाउंड्री। टेरिटरी वर्ड का मतलब होता है बाउंड्री। तो इंडियन बाउंड्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी में बी डिफाइंड एज द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। जहां पर अगर बीजेपी का कंट्रोल है तो कहां तक है? अपना इकोनॉमिक टेरिटरी तक कंट्रोल है। अपने इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर जाके बीजेपी का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब अपना इंडियन बाउंड्री में कंट्रोल है। अब कहाँ टेरिटरी किसको किसको कवर करता है? हम लोग के वाटर को भी, शिप को भी, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहते हैं, एम्बेसीज एक्सेट्रा, इट इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो याद रहे, इकोनॉमिक टेरिटरी को ही हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं, कोई दो अलग वर्ड नहीं है ये। हम इकोनॉमिक मतलब इंडियन इकोनॉमी, डोमेस्टिक मतलब इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे रेसिडेंट का मतलब क्या है? रेसिडेंट का मतलब है जो लोग इंडिया में रहते हैं, वो लोग यहाँ पे रेसिडेंट है, या फिर उसी को नॉर्मल रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखे हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट का डिफरेंस। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, एक होता है फार्मर, एक होता है फैक्ट्री, एक होता है कस्टमर। तीन लोग होते हैं हमेशा स्टोरी में। अब सोचो, फार्मर ग्रो करता है रॉ कॉटन। रॉ कॉटन मतलब जो जस्ट एग्रीकल्चर होकर आया है, तो फार्मर इसको खुद ग्रो करता है, उसके बाद ये सेल कर देता है उसको फैक्ट्री वालों को। फैक्ट्री वाले उसको प्रोडक्शन करके सेल कर देते हैं कस्टमर को। यही होता है। तो फार्मर जब उसको ग्रो करता है, उस कॉटन को ग्रो करता है, तो उसका कुछ कॉस्ट लगता होगा। तो इसका कॉस्ट लगता है उसके ऊपर 100 रुपया। फार्मर को वो कॉटन ग्रो करने में लगा 100 रुपया, उसमें वो अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा 10 रुपया, और वो उसको सेल कितने में करेगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110। वो फैक्ट्री को कितने में सेल करेगा? 110 रुपए में। तो फैक्ट्री का कॉस्ट कितना पड़ेगा? 110। वो जो कॉटन लेकर आया,
उसमें वो कुछ अपना प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा, क्योंकि वो उस कॉटन से क्या बनाएगा, सोचो कॉटन शर्ट बनाएगा। तो वो जो, सोचो वो डायरेक्टली कॉटन शर्ट नहीं बनाता है, सोचो वो बनाता है कॉटन का शीट। सिर्फ कपड़ा मिलता है, शर्ट के लिए सिर्फ कपड़ा भी मिलता है जो सिला हुआ नहीं रहता है, स्टिच्ड नहीं रहता है। कपड़ा खरीद कर लाओ और फिर उसको सिलवाओ। तो सोचो वो सिर्फ कॉटन का शीट बनाता है, मतलब कॉटन का कपड़ा बनाता है रोल किया हुआ, शर्ट फॉर्म नहीं करता है वो। तो उस उतना भी बनाने में, रुई से उतना भी बनाने में उसको सोचो 40 रुपया लग जाता है। उसको कितना लग गया, 150 रुपया। ये तो उसका कॉस्ट है। इस पे वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, सोचो 50 रुपया। तो वो कितने में सेल करेगा उस कॉटन शीट को, 200 रुपए में। अब दो चीज हो सकता है, वो दोबारा किसी और फैक्ट्री को वो सेल करेगा जो कॉटन शीट से कॉटन का शर्ट बनाएगा, या फिर हम लोग भी डायरेक्टली कॉटन शीट खरीदते हैं। अगर वो कॉटन शीट सोचो हम लोग ही डायरेक्टली खरीद लेते हैं, तो हम लोगों को फिर वो बेच देगा, कस्टमर को बेच देगा। कस्टमर उसको कितने में खरीदेगा, 200 रुपए में खरीदेगा। तो अल्टीमेटली ये सामान सेल कितने में हुआ, 200 रुपीज में। था कितने का, 100 रुपीज का। तो नेशनल इनकम में क्या जुड़ेगा, 200 रुपया। अगर कोई नेशनल इनकम में बार बार जो सेल हुआ, जैसे ये 110 सेल, तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो हम लोग नेशनल इनकम, पहले फार्मर को हुआ इनकम 110 का, फिर फैक्ट्री वाले को इनकम हुआ 200 का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम 300। तो इसमें बोल रहा है कि अगर उस लॉजिक से देखें तो इनकम तो फार्मर ने भी किया है, फैक्ट्री ने भी किया है, तो किसका वाला इनकम लेंगे। अब सोचो यहाँ पर हम कस्टमर नहीं लिखकर रिटेलर लिख देते हैं, जो अल्टीमेटली इसको खरीदा कॉटन शीट को, 200 में उसका कॉस्ट पड़ा, वो उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया 50 रुपया, और 250 रुपए में कस्टमर को सेल कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा, जब रिटेलर तक ये पहुंचा तो इसको कॉटन शर्ट बनाकर वो दे दिया था। कॉटन शीट के बाद बीच में और एक फैक्ट्री था जो कॉटन शर्ट बना दिया था। ठीक है, हम इसका बीच में कॉस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो हुआ क्या था, एक फार्मर था जो रॉ कॉटन ग्रो किया, कॉटन ग्रो करने में उसे 100 रुपया लगा, वो उसमें प्रॉफिट ऐड किया 10 रुपया, और उसको 110 रुपए में इस फैक्ट्री वाले को सेल कर दिया। ये फैक्ट्री वाला उससे कॉटन शीट बनाया, जिसमें ये खरीद कर लाया उससे 110 में, तो इसका कॉस्ट पड़ा 110। ये उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट अपना लगाया 40 रुपया, और 150 इसका कॉस्ट हुआ। उसमें ये अपना प्रॉफिट ऐड किया 50, ये सेलिंग प्राइस बना दिया 200। फिर ये और एक फैक्ट्री वाले को दिया जिसने कॉटन शर्ट बनाया, फिर उसने भी अपना प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड किया होगा, प्रॉफिट ऐड किया होगा, और जो भी हो हम यहाँ पे एक बार 200 ही ले रहे हैं। फिर ये वाला रिटेलर ने भी 50 में प्रॉफिट ऐड किया और 250 में इसे कस्टमर को बेच दिया। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा है। देखो, जो एकदम शुरू में रहता है इसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं, जो एकदम स्टार्टिंग में ग्रो होता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। बीच के जो चीज है, ये वाला जो चीज है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। जो बीच में बना, मतलब कॉटन शीट बीच का प्रोडक्ट है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कॉटन शर्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है हम लोग का, कॉटन शर्ट। तो 3 तरीके का चीज इसमें इन्वॉल्व है। ये चैप्टर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट के लिए है, रॉ मटेरियल के लिए नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, जो हाफ प्रोसेस्ड रहता है, बीच में बना हुआ रहता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर खरीदता है, इसके बाद इसको और प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते, शर्ट को चेंज करके कुछ और नहीं बना सकते।
तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसको और प्रोसेस नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और प्रोसेस हो सकता है, पहला बात। दूसरा बात, नेशनल इनकम में किसको लेंगे? नेशनल इनकम में हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को सेल करने वाला अमाउंट लेंगे, दैट इज इसको। नेशनल इनकम में कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लेते हैं। क्यों? तुम लोग बोलोगे मैम नेशनल इनकम तो 450 भी हुआ रिटेलर को, 200 का इनकम आया फैक्ट्री को, 110 का प्रॉफिट आया फार्मर को। तो हम बोलेंगे कि ये वाला 110 तो इस 200 में घुसा हुआ है, इस ये भी तो एडेड है, तो ये 110 तो इसमें घुसा हुआ है, ये 200 तो इसमें घुसा हुआ है। तो अगर हम लोग सारा ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा सारे फिगर का। इसलिए सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के ही सेलिंग प्राइस को हम लोग नेशनल इनकम में लेते हैं। तो हम क्लियरली लिखे हैं, these goods used as raw material for the production of other goods during the counting year। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के लिए तो रॉ मटेरियल ही है, तो रॉ मटेरियल तो लिया ही नहीं जाता है। फाइनल प्रोडक्ट में है these goods are not used as raw material, इसको कभी फिर कोई रॉ मटेरियल की तरह यूज नहीं करता है क्योंकि दोबारा ये प्रोडक्शन होगा ही नहीं। पर्पस क्या है? these goods may be resold by the firm to make profit, इसको दोबारा बेच सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, पर इसको कोई दोबारा मतलब ये अल्टीमेटली कस्टमर को सेल होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है? these goods are not ready for the use by the final user। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कभी भी फाइनल यूजर के लिए मतलब कस्टमर के लिए रेडी टू यूज नहीं होता है। मतलब हम लोग भी अगर इसको खरीदेंगे तो खरीद कर कोई काम तो आएगा नहीं, इसको हम लोग को शर्ट बनवाना पड़ेगा, तो ये रेडी टू यूज नहीं होता है। पर फाइनल प्रोडक्ट रेडी टू यूज होता है फाइनल कंज्यूमर के लिए। एग्जाम्पल क्या है? स्टील यूज्ड फॉर कार। कार जो स्टील यूज करता है वो स्टील क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जो कार यूज करता है, हम लोग स्टील खरीद के क्या करेंगे? पर कार इज सोल्ड टू कस्टमर, पर कार हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं। अब पॉइंट आता है वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड वर्ड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड वर्ड का मतलब होता है ये जो उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने तक फाइनल प्रोडक्ट का जो हम लोग प्राइस डिसाइड किए 250 और रियल में इसका जो कॉस्ट था 100, बीच में कितनी बार वैल्यू एडिशन हुआ। तो मेन दाम था 250, ये हम लोग कॉस्ट प्राइस था मेन 100, तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ है 150 का। टोटल ये बीका मार्केट में 250 में और ये इनिशियली था 100 का, तो ये 150 का इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है। मतलब कोई ना कोई तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करके इसका वैल्यू को बढ़ाए हैं। तो वो वैल्यू एडिशन कितने का है? वैल्यू एडिशन मेरा 150 का है। तो हम लिखे हैं वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये है हम लोग का बीच में सारा होने वाला खर्चा, ठीक है। तो बोल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट वी गेट वैल्यू एडेड। मतलब हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट का दाम कितना है 250, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का प्राइस कितना था 200, हम लोग का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, अल्टीमेटली कस्टमर को कितने में बेचे 250 में, और इंटरमीडिएट गुड्स जो था उसका कितना रियल में प्राइस था, उसका प्राइस था हम लोगों का 200, तो बीच में कितना ऐड हुआ है 50, तो 50 इज द वैल्यू एडिशन। मतलब इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच का प्राइस के डिफरेंस को कहते हैं वैल्यू एडिशन। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ एन एग्जांपल। तो यही बात हम पूरा एग्जांपल में लिखे हैं। सपोज अ फार्मर प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹500। सोचो एक फार्मर है, फिर से हम एग्जांपल के लिए समझा दे रहे हैं। एक फार्मर है
जो कॉटन ग्रो किया है 500 रुपीज में, एंड सेल इट टू द क्लॉथ मिल, और एक क्लॉथ मिल को वो ये सेल कर दिया। द क्लॉथ मिल प्रोड्यूसेस क्लॉथ वर्थ रुपीज 1500, और वो जो क्लॉथ मिल है उसने प्रोड्यूस भी किया और सेल भी कर रहा है 1500 में। इन दिस 1500 कॉटन प्राइस इंक्लूडेड 500, इसके अंदर तो ये 500 घुसा हुआ होगा क्योंकि वो 500 में प्लस 1000 किया है और उसके बाद इसको 1500 में बेच रहा है। कॉटन प्राइस इज इंक्लूडेड 500, therefore वैल्यू एडिशन विल बी 1000। तो वो खुद कितना वैल्यू ऐड किया है 1000। तो कोई सामान जितने का था और हम उसको जितना का वैल्यू बता रहे हैं, बीच में जो डिफरेंस है वो मेरा वैल्यू एडिशन है। उसके बाद बोल रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट है जितने में वो अल्टीमेटली सेल हो रहा है। मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। इट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स का भी वैल्यू एडेड रहता है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे इसके बाद है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का वन वर्ड में याद रखो, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल लैंग्वेज में हम बता दें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। तो अब ये सेंटेंस पढ़ो, पूरा समझ में आएगा। इट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इट इज अ लॉस ऑफ वैल्यू इन यूज। डेप्रिसिएशन क्या करता है, मेरे एसेट के वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए बोल रहा है ये लॉस ऑफ वैल्यू इन यूज है। याद रहे, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछता है। लॉस ऑफ वैल्यू इन यूज, यूज करते जाएंगे तो उसका वैल्यू कम होता जाएगा। बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर। वियर एंड टियर मतलब टूटना फूटना, तो वो थोड़ा सा टूटेगा फूटेगा इसलिए उसका वैल्यू कम हो जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ डैमेजेस एंड ऑब्सोलेसेंस। नॉर्मल रेट ऑफ डैमेजेस मतलब वो ऐसे भी नहीं भी टूटेगा फूटेगा फिर भी उसका वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे तुम लोग के हाथ में जो मोबाइल है उसका वैल्यू समय के साथ वैसे भी कम होता जाएगा, भले तुम लोग उसको तोड़े नहीं हो फिर भी उसका वैल्यू अभी मार्केट में सेल करने जाओगे तो कम ही रहेगा, जितने में खरीदे थे उससे कम हो जाएगा। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी पुराना हो जाना। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी भी मशीन्स का या मोबाइल का पुराना हो जाता है, इसलिए भी उसका वैल्यू कम हो जाता है। It is a capital loss because of natural calamities and fall in market value of assets. इसको हम लोग कैपिटल लॉस भी कहते हैं। याद रहे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग कैपिटल लॉस भी कहते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए। नेचुरल कैलामिटी मतलब अर्थक्वेक, ये जो अम्फान आया, ये सब क्या है, नेचुरल कैलामिटीज। और ये भी हो सकता है मेरे एसेट का मार्केट में वैल्यू भी गिर गया है। तो ये सारा रीजन हो सकता है डेप्रिसिएशन का, जो हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़कर आए हैं। सब्सिडी का मतलब क्या होता है। सब्सिडी का मतलब होता है गवर्नमेंट जब हम लोग को पैसा देता है, बदले में हम लोग से कुछ लेता नहीं है, हम लोग को कोई चीज कम दाम में दे देता है, उसको हम लोग सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि सिलेंडर अभी सब्सिडी में मिलता है पुअर पीपल को, हम लोग अगर 600 पे करते हैं तो उन लोग को 500 में मिलता है, तो इसको कहते हैं सब्सिडी। जब गवर्नमेंट कोई भी चीज अगर हम लोग गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं तो वो हम लोग को कम दाम में दे देता है। गवर्नमेंट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू द प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ तरीके के प्रोडक्शन यूनिट को गवर्नमेंट हेल्प करता है। Such help is given in case of selected commodity is called subsidy. वो सारी, जैसे फार्मर लोग को सब्सिडी मिलता है, फार्मर लोग कुछ ग्रो करता है इसके लिए उन्हें सब्सिडी मिलता है, बोलता है तुम ये सब ग्रो कर रहे हो, 5000 रुपये साल का तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। It is the amount of money provided to firm to reduce production cost. जैसे गवर्नमेंट का सामान सस्ते में मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, वो फैक्ट्री कैसे हम लोग को सस्ते में सामान दे देता है, क्योंकि साइड से गवर्नमेंट उन्हें पैसा दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में तो आता है ये बोर्ड्स ये सब में, पर एमसीक्यू में बहुत आता है। क्या आता है, हम लोग को बोलता है
कि क्या क्या प्रिकॉशन है जो इनकम मेथड, एक्चुअली नेशनल इनकम हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज। पहला, इनकम मेथड से। इनकम मेथड क्या होता है? पूरे कंट्री के एक एक आदमी का इनकम पता कर लो और सारे इनकम को प्लस कर दो, नेशनल इनकम निकल जाएगा। अगर हम तीनों का नेशनल इनकम निकालना है तो हम तुम लोग दोनों का इनकम पूछ लेंगे, अपना इनकम बता देंगे, तीनों के इनकम को प्लस कर देंगे, बोल देंगे नेशनल इनकम है। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड होता है हम लोग तीनों के खर्चे को प्लस कर दो, एक्सपेंस को प्लस कर दो, तो भी नेशनल इनकम आ जाएगा। मतलब हम लोग जितना अर्न मतलब खर्च करते होंगे उतना इनकम तो होगा। खर्च के अंदर यहाँ पे सेविंग्स भी आता है। तो हम लोग सोचो 200 रुपया खर्च कर देते हैं और 100 रुपया सेव कर लेते हैं, तो अर्न कितना किए होंगे? 300 रुपया कमाए होंगे, तभी तो 300 अर्न किए होंगे, जिसमें 200 खर्च कर दिए और 100 सेव कर लिए। तो अगर ये भी हम लोग को पता चल जाए तो भी हम लोग को 300 पता चल जाएगा, मतलब नेशनल इनकम निकल जाएगा। तीसरा है वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड क्या है ये हम थोड़ी देर में बताते हैं। तो बेसिकली ये दो मेथड पहले पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि ये दो मेथड करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो पहले हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो क्या क्या बात है जो हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है। ट्रांसफर इनकम हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? नेशनल इनकम का पहला रूल है, इनकम, कंट्री का इनकम उसी को कहते हैं जिसमें हम लोग कुछ दे और हम लोग को भी कुछ मिले, उसको इनकम कहते हैं। ट्रांसफर पेमेंट में जो इनकम होता है, मतलब अगर कोई पे कर रहा है तो किसी को तो मिल रहा है, तो जिसको मिल रहा है उसको ट्रांसफर इनकम कहता है। गवर्नमेंट, अगर हम लोग का बॉस हम लोग को ट्रांसफर मतलब पेंशन दे रहा है तो वो बोलेगा ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं, पर हम तो बोलेंगे ट्रांसफर इनकम हो रहा है। तो ये जो मेरा इनकम है इसको हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं दे रहे हैं सर्विस, हमको सिर्फ पैसा मिल रहा है। तो नेशनल इनकम अगर इनकम मेथड से कर रहे हैं तो पहला रूल है ट्रांसफर इनकम को मत लो, नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट मत करो। दूसरा रूल, अगर हम लोग सेकेंड हैंड सामान सेल कर रहे हैं तो उससे अगर कोई इनकम आ रहा है तो उसको मत लो। सेकेंड हैंड अगर सामान हम लोग सेल करते हैं तो उसको भी हम लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्यों नहीं लेंगे? जो इस साल प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ उसी को सेल कर रहे हैं तो वही लो। जैसे सोचो, मेरा जो कार है वो प्रोड्यूस हुआ है 2017 में, तो मेरे को वो, हम पहले थे जो हम उसको खरीदे, कंट्री को इनकम हुआ। अब 2020 में वो कार हम दोबारा सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा कार का, सिर्फ इनकम बढ़ रहा है, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। नहीं तो इससे प्रोडक्शन कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। हम लोग जो प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करते हैं, जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी में हम लोग प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो और नेशनल इनकम फिर मैच नहीं करेगा और गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल कर रहे हैं तो वो नेशनल इनकम में लिया जाता है। एक ही सामान को बार बार सेल कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत बार पूछता है। तो क्लियर है कि गुड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द करेंट ईयर। फिर तीसरा बात क्या है, while calculating compensation of employees, all benefits accruing to the employees whether in cash or in kind must be included। जब हम लोग किसी एम्प्लॉय का इनकम मतलब सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो अगर बहुत सारा चीज हम लोग उसको इन काइंड देते हैं, मतलब सैलरी कैश में तो मिलता ही है, काइंड में भी मिलता है। काइंड में कैसे मिलता है? बहुत लोग बोलते हैं मेरे को कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिला है, मेरे को तो कंपनी का कार मिला है, मेरे को कंपनी अपना लैपटॉप दे दिया है काम करने के लिए। तो ये जो सारा बेनिफिट मेरे को कंपनी दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि हम उस पोजीशन पे हैं, मतलब वो मेरा सैलरी जैसा ही है। तो बेसिकली
नेशनल इनकम में उस काइंड को भी कैलकुलेट किया जाता है। कैश को तो कैलकुलेट करेंगे ही नेशनल इनकम में। मतलब मेरे को अगर 1 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है तो 1 लाख तो हम नेशनल इनकम में लेंगे, पर मेरे को जो काइंड में मिल रहा है मतलब घर, गाड़ी, लैपटॉप, वो सब हम अपना नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ बात है, in estimating interest, the interest on only those loans should be included which are taken for production. The interest on loan taken for consumption expenditure is not included in national income. It is treated as transfer payment. मतलब अगर हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, हम लोग लोन लिए हैं और हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो किसी का तो वो इनकम है। या सोचो हम लोग लोन दिए हैं, हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हम लोग का इनकम है। पर अगर हम लोग लोन दिए थे प्रोडक्शन करने के लिए और फिर वो हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट को हम लोग नेशनल इनकम में लेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर प्रोडक्शन करने के लिए कोई लोन लिया था तो वो वाला हम लोग नेशनल इनकम में लेंगे। पर अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है हम लोग को कोई अदर चीज के लिए, तो वो हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। नेशनल इनकम में अगर कोई भी चीज हम लोग लोन किसी को दिए हैं और हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, तो वो पहला बात हम लोग का इनकम है। इंटरेस्ट मिलना, इंटरेस्ट रिसीव करना इज इनकम। पर इंटरेस्ट क्यों रिसीव कर रहे हैं? हम क्या लोन दिए थे प्रोडक्शन करने के लिए किसी को? अगर हाँ, कोई मेरे से प्रोडक्शन करने के लिए लोन लिया था और फिर मेरे को इंटरेस्ट देता है, तो वो हम नेशनल इनकम में लेंगे। पर अगर कोई सोचो अपना बेटा का पढ़ाई करवाने के लिए एडुकेशन लोन लिया मेरे से, तब भी वो मेरे को इंटरेस्ट देगा। हम उस इंटरेस्ट को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे। एक बात तो सिंपल है, इनकम मेथड में क्या चार चीज को हम लोग प्लस कर देंगे? ये चार चीज को हम लोग प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट और वेजेस। और इंटरेस्ट के लिए रूल क्लियर है, कौन सा इंटरेस्ट सिर्फ लेंगे। और बाकी सारा जो अलग अलग रूल है कि कार, सेकेंड हैंड कार सेल करने वाला नहीं लेंगे, अगर हम लोग ट्रांसफर इनकम हो रहा है तो नहीं लेंगे, ये सारा इनकम रिलेटेड रूल है। अच्छा, ये जो मेथड था वैल्यू एडिशन मेथड, इसका दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड भी है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्कुलर फ्लो के पहले मेथड खत्म कर ले रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। नेशनल इनकम मेजर करने का 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को ही वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड का क्या रूल है? मतलब इसको दिमाग में रखो, वैल्यू एडेड मेथड से अभी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में क्या पढ़े, उससे भी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा था, पर उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था, बहुत सारा इनकम आ जा रहा था, 3-4 आदमी इन्वॉल्व था और हम लोग को 3-4 का नहीं लेना था, सिर्फ फाइनल गुड्स का ही लेना था। तो इसमें प्रिकॉशन क्या क्या है? प्रिकॉशन मतलब क्या क्या बात ध्यान रखना है। इनकम मेथड में कैलकुलेट करते वक्त इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि ये सब हम लोग नहीं लेंगे और क्या लेंगे। वैल्यू एडेड मेथड करते वक्त क्या क्या बात का ध्यान रखना है? पहला हम लोग को ध्यान रखना है कि सबका इनकम नहीं, सबका नेशनल इनकम में नहीं ले लेंगे, सिर्फ लास्ट फाइनल प्रोडक्ट वाले का लेंगे। सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट वाले का ही हम लोग इनकम को नेशनल इनकम में लेंगे। अगर सबका लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। डबल काउंटिंग मतलब एक ही नंबर बार बार काउंट हो जाएगा, जैसा इसमें हम समझाए थे। अगर इसमें हम लोग ये वाला 110, ये वाला 200 और ये वाला 250 सारा ले लेंगे, तो इस 250 के अंदर तो 200 घुसा हुआ है, इस 200 के अंदर तो 110 घुसा हुआ है, तो एक ही मतलब इसके अंदर 110 भी है, 200 भी है, तो ये इसके अंदर सबका डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसको, इसका इनकम कैलकुलेट करते वक्त कि हम लोग सिर्फ डबल काउंटिंग का ध्यान रखें, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के इनकम को ही लें। दूसरा क्या है? वैल्यू एडिशन इन पर्टिकुलर ईयर को ही लें।
इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सोचो, अगर हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर का हम लोग वैल्यू एडिशन लें। जैसे सोचो, the values which had previously been added to the stock of raw material and goods have been ignored. GDP includes only those goods and services that are newly produced within the country period. इसका मतलब क्या है? सोचो, इस बार यहाँ पर हम लोग जो प्रोडक्शन किए, ये सोचो हम लोग इस साल किए और इसी साल करंट प्रोडक्शन वाले चीज को ही लेंगे, जो हम लोग को इनकम मेथड में बोला कि सेकेंड हैंड कार को सेल करने वाला नहीं लेंगे। मतलब अगर इस साल कोई प्रोडक्शन हुआ है तो उसको इसी साल के इनकम के अंदर लेंगे। अगर सोचो कुछ लास्ट ईयर प्रोड्यूस किए थे, सोचो ये जो फैक्ट्री था ये लास्ट ईयर भी कुछ प्रोड्यूस किया था, तो वो प्रोडक्शन किया था 2019 में। हम लोग कब का इनकम लेना चाहते हैं? 2020 का। तो जो 2020 में प्रोड्यूस हुआ है सिर्फ वही लेंगे। 2019 में अगर कुछ प्रोड्यूस हुआ है तो वो इस ईयर नहीं लेंगे। चाहे हो सकता है उस ईयर छूट गया हो सकता है हम लोग एक फैक्ट्री का कैलकुलेट करना भूल गए हो, तो 2019 का तो हम लोग कुछ इनकम छोड़ दिए, तो अब छूट गया, उसको आके 2020 में नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ करंट ईयर के प्रोडक्शन का ही आइटम को जोड़ेंगे। तो इसका दूसरा रूल क्या है? इसका दूसरा रूल है सिर्फ करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसी का ये जोड़ेंगे नेशनल इनकम। लास्ट ईयर के प्रोडक्शन को नहीं जोड़ सकते, सिर्फ करंट ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ है वही। नेक्स्ट है स्टॉक एप्रिसिएशन। तीसरा पॉइंट होता है हम लोग का स्टॉक एप्रिसिएशन। ये सारा बात हम लिखवाए नहीं है, लिखवाना होगा। स्टॉक एप्रिसिएशन क्या होता है? अगर सोचो मतलब रियल इंक्रीज नहीं हुआ है। देखो, स्टॉक एप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का मतलब स्टॉक का अगर प्राइस बढ़ गया है, जैसे सोचो हम कॉटन खरीद कर लाए थे 100 रुपए में, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, हम कुछ, मेरा तो जितना खरीद कर लाते हैं वो पूरा ही तो इस साल यूज नहीं हो जाता है, हो सकता है कुछ मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रह गया हो। मतलब हम पूरा स्टॉक इस साल रॉ मटेरियल यूज नहीं किए और 31 मार्च आ गया, मेरा कुछ स्टॉक बचा हुआ रह गया, हम उसको यूज ही नहीं किए, प्रोडक्शन में यूज ही नहीं किए। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, उस स्टॉक का दाम बढ़ गया है। ये जो हम खरीद कर लाए थे 100 रुपए में, इस स्टॉक का दाम अभी मार्केट में बढ़ गया है और बढ़कर 150 हो गया है, ठीक है। तो क्या हम अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में 150 लेने लगेंगे? नहीं, हम अपने प्रोडक्शन में 100 रुपया ही लेंगे। जैसे हम तुम लोग को बताए, कोई अगर तुम लोग शैम्पू खरीदने जाते हो, शैम्पू का दाम पिछले महीने था 100 रुपया, वो दुकानदार ऐसा 10 बॉटल उठा लिया, जब वो 8 बॉटल सेल कर दिया तो वो जो उसके पास 2 बॉटल बचा हुआ रह गया वो 100 रुपए वाला बचा हुआ रह गया। पर अभी मार्केट में शैम्पू का प्राइस इंक्रीज हो गया है, अभी शैम्पू का दाम हो गया है 150, पर वो अगर तुम लोग को वो 2 बॉटल बेचेगा तब तो 100 रुपए में ही बेचेगा, क्योंकि उसका प्राइस 100 रुपया ही है। अगर तुम लोग बोलोगे मैम प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट प्रिंट छोड़ो, प्रैक्टिकली उसको वो बॉटल तुम लोग को कितने में बेचना चाहिए? 100 रुपए में। तो बोल रहा है कि जब भी हम लोग, देखो हम लोग कैसे हिसाब करते थे, जो हम लोग वो कर रहे थे फाइनल प्रोडक्ट, उसमें क्या कर रहे थे, 100 रुपया का कॉटन है, 50 रुपीज का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, 50 रुपीज हम अपना प्रॉफिट लगाए और मार्केट में सेल करेंगे 200 में, तो नेशनल इनकम में कितना लेने वाले हैं? 200 रुपया। अब अगर हमको पता चल गया है कि मेरे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में उसका दाम मार्केट में 150 हो गया है, तो हम क्या ऐसे शो करने लगेंगे, 150 का कॉटन है, 50 का प्रोडक्शन कॉस्ट है, 50 का प्रॉफिट है, 250 मेरा सेलिंग प्राइस है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपना 100 रुपया ही रखकर हिसाब करेंगे, जबकि कस्टमर को पता नहीं चलेगा, कस्टमर को लगेगा कि हम दाम इसलिए बढ़ा दिए हैं क्योंकि कॉटन का दाम मार्केट में बढ़ गया है,
हम शर्ट का प्राइस इसलिए ज्यादा कर दिए हैं क्योंकि कॉटन का प्राइस बढ़ गया है, बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको 100 रुपया ही लेना है। अगर हम 250 लेते हैं नेशनल इनकम में तो वो रॉन्ग होगा, हमको नेशनल इनकम में 200 रुपया ही लेना है। तो स्टॉक एप्रिसिएशन हो रहा है तो हमको अब मेरे को जो प्राइस पड़ा है वही लेंगे, दाम बढ़ने वाला स्टॉक का रेट से मेरे को मतलब नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है? सोचो कोई फार्मर कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे सोचो वीट ग्रो किया, वीट ग्रो किया 10 केजी, वो 8 केजी मार्केट में बेच दिया और 2 केजी खुद का घर ले गया सेल्फ कंजम्पशन करने के लिए। तो हम लोग नेशनल इनकम में पूरा 10 केजी को काउंट करेंगे, मतलब सेल्फ कंजम्पशन वाले को भी काउंट करेंगे। क्यों? प्रोडक्शन तो हुआ, प्रोडक्शन मेन बात है। इस साल जो भी चीज प्रोड्यूस हुआ उसको लेना पड़ेगा, भले वो सेल्फ कंजम्पशन कर दिया, बेचा नहीं, पैसा नहीं लाया। नेशनल इनकम में तुम लोग बोलोगे मैम वो तो सेल नहीं किया ना, वो तो खुद ग्रो करके खुद कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ कैसे नेशनल इनकम हुआ? नेशनल इनकम हुआ क्यों? क्योंकि अगर वो ये खुद कंज्यूम नहीं करता तो मार्केट से जाके खरीदता, तब तो 2 केजी का किसी ना किसी को इनकम होता ही। वो खुद को इनकम करा दिया, तो खुद को इनकम करा दिया वो भी तो इनकम है। इस लॉजिक से सेल्फ कंजम्पशन नेशनल इनकम में आएगा। इसके बाद बोल रहा है हम लोगों को एक्सपेंडिचर मेथड। तो 2 मेथड में हम लोग प्रिकॉशन ले चुके हैं कि क्या क्या चीज कंपल्सरीली लेंगे, क्या क्या चीज नहीं लेंगे। बाकी सारा चीज हम लोग को पता होता है, एग्जाम में पूछता है, कंफ्यूजिंग चीज को कैसे पूछता है वो भी डिस्कस करेंगे। पर अभी पहले समझ लो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग लेते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका क्या मतलब होता है? हम लोग सिर्फ 5 चीज का एक्सपेंडिचर लेते हैं। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है जो हम लोग खर्च करते हैं, कोई भी चीज कंज्यूम करने के लिए जो खर्च करते हैं, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। हम लोग जो घर वाले लोग जो भी खर्च करते हैं, मतलब घर का सामान खरीदने में, एडुकेशन में, जो भी तरीके का खर्च हम लोग के परिवार में होता है उसको हम लोग कहते हैं सी। तो ये एक खर्च है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है हम लोग जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी हम लोग का खर्चा है, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, सोचो एक मशीन खरीदे बिजनेस के लिए, तो वो हम लोग का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो वो भी हम लोग का खर्चा है। तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो भी खर्च करता है, जैसे मेट्रो बनवाने में, फ्लाईओवर बनाने में, डैम बनाता है, पेंशन देता है, ऐसा कोई भी खर्चा गवर्नमेंट जो करता है उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, ये पूरे ब्रैकेट को। एक्स माइनस एम को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट किए अगर हम लोग 100 रुपए का, मतलब हम लोग बेचे, और इंपोर्ट किए हैं हम लोग 60 रुपए का, तो अल्टीमेटली 40 रुपए का हम लोग का और हुआ है। तो बेसिकली इन सबको प्लस करके हम लोग कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग चीजों को लेंगे। ये पूरा ले लेना है तो ओपन इकोनॉमी है, सिर्फ अगर इतना लेंगे तो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आ जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं रहेगा। तो अगर कोई बोलता है कि ये क्या है, तो हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर समझ गए, और नेक्स्ट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट भी समझ गए। तो इसमें प्रिकॉशन क्या है? कैलकुलेट तो ऐसे करते हैं, इनकम मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे लोगों का इनकम प्लस कर दो, नेशनल इनकम आ जाएगा। पर उन 4 बातों का ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, सारा एक्सपेंडिचर प्लस कर दो, पर कुछ प्रिकॉशन
मतलब कुछ ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? क्या सारा एक्सपेंस ले लेंगे? कुछ मतलब कुछ नहीं सोचेंगे, बस जो भी एक्सपेंस देखेंगे ले लेंगे? नहीं, कुछ ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग का कुछ भी खर्चा सेकेंड हैंड सामान पे हुआ है तो हम लोग नहीं लेंगे। ठीक इनकम का उल्टा, अगर हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई भी खर्च करते हैं, जैसे सोचो सेकेंड हैंड कार खरीद कर लाए, उसके ऊपर रिपेयर किए, वो रिपेयर को वो रिपेयर को तो हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल देंगे, अपना घर का खर्चा, पर उसको नहीं लेंगे। सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर कोई भी तरीके का खर्चा करेंगे तो नहीं लेंगे। दूसरा, अगर हम लोग कोई ओल्ड शेयर खरीदे हैं, ओल्ड शेयर का मतलब क्या होता है? ओल्ड शेयर मतलब जो डायरेक्टली हम लोग कंपनी से नहीं खरीदे हैं, कंपनी से खरीदते हैं तो वो शेयर का कॉस्ट लेंगे। पर अगर हम लोग कंपनी से खरीदे फिर हम वो शेयर किसी और को बेच दिए, तो बेचते हम जो बेचे, हमको कुछ खर्च हुआ होगा बेचते वक्त, ब्रोकरेज ये सब देना पड़ा होगा। तो ओल्ड शेयर बेचते वक्त कोई भी खर्च अगर मेरा हुआ है तो हम उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, शेयर्स हो या फिर बॉन्ड हो। बॉन्ड गवर्नमेंट का होता है, शेयर प्राइवेट कंपनी का होता है, तो जो भी हो नहीं लेंगे। अगर इसके ऊपर कुछ खर्च हुआ है सेल करते वक्त तो वो खर्चा नहीं लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट किया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते ही नहीं ले लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ट्रांसफर पेमेंट किया है तो वो गवर्नमेंट का खर्चा है, वो हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर है? तो ये तीन चीज एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं लेंगे। इनकम मेथड जब कर रहे थे तो एक फिफ्थ चीज भी याद रखना, इलीगल इनकम को नहीं लेंगे। इलीगल इनकम को नहीं लिया जाता है। जैसे कि स्मगलिंग करे हैं और उससे मेरे को कुछ इनकम आया है तो वो हम लोग नहीं लेंगे। स्मगलिंग किए हैं, उससे कोई इनकम आया है तो नहीं लेंगे, ठीक है। या फिर गैम्बलिंग किए हैं, इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है, मतलब कसीनो, फॉरेन कंट्री में कसीनो लीगल है पर इंडिया में एक भी कसीनो नहीं है, और जो भी कसीनो तुम लोग को नजर आएगा सब इलीगल कसीनो है। तो इंडिया में गैम्बलिंग इलीगल है, स्मगलिंग तो सभी को पता है इलीगल है। इससे अगर हम लोग का कोई इनकम आया तो उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। उसका मतलब समझा रहे हैं। एक वर्ड सुनने को मिलता है जीडीपी। ये वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, न्यूज चैनल में भी पढ़ते हैं कि जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी गिर रहा है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है? जीडीपी पहली बात दो तरीके का होता है। एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी बेसिकली होता क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। मतलब एक साल में इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग कहते हैं इंडिया का जीडीपी। मतलब हम लोग का साल शुरू होता है यहाँ से और खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में ये पूरा एक साल में जितना भी चीज प्रोड्यूस होगा सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद बोलेंगे ये कंट्री का जीडीपी है। उस अगर नेक्स्ट ईयर हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ा तो जीडीपी बढ़ता है, अगर प्रोडक्शन गिर गया तो जीडीपी गिर जाता है, उतना ही प्रोडक्शन रह गया तो बोलते हैं जीडीपी कांस्टेंट है। ये हम लोग अमाउंट में नहीं परसेंट में निकाल कर देते हैं। इस बार का जीडीपी 8% से ग्रो किया है, पर परसेंट तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। तुम लोग के सिलेबस में सिर्फ नाम है। जीडीपी कोई भी पूछे तो क्या बोल देंगे उसको? कंट्री में इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है। ये कैलकुलेट कैसे होता है? मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। मतलब कैसे उसका लेंगे हम लोग कि कितना जीडीपी, मतलब प्रोडक्शन तो एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। मेरे को प्रोड्यूस करने में लगा 100 रुपया
और मार्केट में हम उसको बेचे, मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, हम उसको बेचे हैं 150 में, तो जीडीपी निकालते वक्त क्या लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे 150, तो बोलेंगे 150 का इस साल प्रोडक्शन हुआ है, 100 का प्रोडक्शन हुआ है नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 150 का प्रोडक्शन हुआ है। ये क्लियर बात है। इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का ये मार्केट वैल्यू है जो इस, अच्छा, पहला बात ये है, ये जो जीडीपी है ये भी 3 तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है, अभी उसमें नहीं जाएंगे। पहली बात क्या है, जीडीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। जीडीपी 2 तरीके से मेजर किया जा सकता है, मार्केट प्राइस पे भी, फैक्टर कॉस्ट पे भी। मार्केट प्राइस पे करने का मतलब है आज उस गुड्स का मार्केट प्राइस कितना है, जितना भी मार्केट प्राइस है उस पे अगर मेजर करें तो बोलेंगे मार्केट प्राइस पे। अगर हम लोग उसका वैल्यू एडेड, मतलब वैल्यू एडेड को प्लस कर ले तो बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट पे, मतलब उसके ऊपर हम लोग कितना खर्च किए हैं, वैल्यू एडेड किए हैं। वैल्यू एडेड क्या है, उसके ऊपर कितना खर्च किए, वो जो वैल्यू एडेड हम समझा चुके हैं, एक सामान को फार्मर से लेकर आए और फाइनल गुड्स बनाने तक उसके ऊपर जितना खर्च हुआ उसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो वैल्यू एडेड प्लस जो मशीन ये सब हम लोग यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो भी हम लोग का खर्चा है। तो वैल्यू एडिशन मतलब उसके ऊपर जितना खर्च किए प्लस डेप्रिसिएशन भी उसके ऊपर एक खर्चा ही है, क्योंकि उसको बनाने में मेरा मशीन डेप्रिशिएट किया। इन दोनों को प्लस करके जो मेरा खर्चा लगा उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो अगर इस बेसिस पे उसको मेजर करें फैक्टर कॉस्ट पे तो बोलेंगे जीडीपी का फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से जीडीपी इतना है और मार्केट प्राइस के हिसाब से जीडीपी इतना है। अब जीडीपी भी बेसिकली 3 मेथड से कैलकुलेट होता है, पर याद रहे जीडीपी एट मार्केट प्राइस 3 तरीके से कैलकुलेट होता है। वही सेम 3 मेथड जो अभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम लोग यूज कर रहे थे, सेम 3 मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड। जीडीपी अगर मार्केट प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 मेथड से कैलकुलेट होगा, उसको बेचकर इनकम कितना आ रहा है, उसको खरीदने में मेरा खर्चा कितना जा रहा है, या फिर वैल्यू एडिशन से। तो इसमें भी सेम ही डिस्कशन है, कोई अलग डिस्कशन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर और नहीं कर रहे। ये जो यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड यूज हो रहा है यही समझो जीडीपी एड फैक्टर कॉस्ट से हो रहा है। मतलब जीडीपी एमपी इनकम मेथड से हो सकता है, जितना बेचे उतना इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड से हम जितना खरीद रहे हैं गुड्स उतना। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेट करो या प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करो एक ही बात है, इसलिए इसका कोई मेथड नहीं है, यही खुद में एक मेथड है, यही एक मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। ये वैल्यू एडेड मेथड ही है खुद में। तो ये 3 मेथड से कैलकुलेट होता है। जीडीपी का मतलब तो बहुत क्लियर है, इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, पर जीएनपी का मतलब क्या है, जीएनपी का मतलब है इस साल कितना फ्लो ऑफ गुड्स हुआ, गुड्स और सर्विसेज। इस साल कितना फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज हुआ, फ्लो मतलब सोचो, हम एक, ये तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो समझा रहे थे उसको पहले समझाएंगे फिर हम जीएनपी में आएंगे। डायरेक्टली जीएनपी समझ में नहीं आएगा, पर हम रफली एक बार समझा रहे हैं। जैसे सोचो हम 100 रुपया का गुड्स प्रोड्यूस किए, हम एक वर्कर है, हम फैक्ट्री में जाके 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस किए, वो गुड्स प्रोड्यूस करे कहाँ पे, फर्म में जाके, और फिर हम क्या है हाउस होल्ड, हम किसी घर के ही होंगे, घर से ही काम करने जाते होंगे, तो वो हम 100 रुपया का 100 रुपए का गुड्स उसको बना के दिए,
तो वो मेरे को इसके बदले में कुछ पेमेंट करता होगा। सोचो वो मेरे को इसके लिए 100 रुपया पे करता है। हम प्रॉफिट प्रॉफिट अभी नहीं रख रहे हैं, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। हम उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस किए, तो वो मेरे को उसके लिए कितना पे किया, 100 रुपया। फिर हम इसी 100 रुपए से उसका गुड्स खरीद लिए, क्योंकि हम खाएं, वो तो मेरे को पैसा दिया, हम उस पैसे से कुछ तो खरीदेंगे खाने के लिए। तो फिर हम उसी कंपनी का गुड्स जाके खरीद लिए, फिर हम उसको 100 रुपया दे दिए। फिर हम उसके पास फिर वो 100 रुपए से गुड्स बनाया, मेरे को फिर 100 रुपया दे दिया। 1 साल में ये 100 रुपया कितनी बार फ्लो में आया, कितनी बार रोटेट हुआ? अभी कितनी बार हुआ? तो 200 रुपया इस बार का जीएनपी है। तो जीएनपी होता है फ्लो ऑफ गुड्स। एक ही गुड्स या एक ही रुपया कितना बार फ्लो में आता है,